गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोशिका विज्ञान पढ़ रहे हैं अपन। कोशिका की संरचना में कोशिकांगों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में अपन ने हरितलवक के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में अपन और अन्य कोशिकांगों के बारे में पढ़ते हुए एक कोशिकांग को पढ़ते हैं, अपन इसकी स्टडी करते हैं। इसका नाम है अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए शॉर्ट में अपन इसको ER भी कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। सबसे पहली बात तो जो भी कोशिकांग अपन पढ़ते हैं उसकी खोज से संबंधित बात करते हैं कि इसकी सबसे पहले खोज किसने की थी, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के अंदर किसने किस कोशिकांग की खोज की थी वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन बात करते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो वैज्ञानिक का नाम आपको ध्यान में रखना है, पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज की थी। अब ये कोशिका की जब संरचना बनाते हैं तो कहाँ पर पाया जाता है, क्या इसके कार्य है, कैसी इसकी संरचना है, ये सब बातें अपन पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, कोशिका की सामान्य संरचना मैंने आपको बना करके बताई थी एक डायग्राम में, जिसमें अपन ने जंतु कोशिका है तो केंद्रक की स्थिति बिल्कुल बीच में रखी थी। ये केंद्रक की झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली। केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में, तो केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में एक जालिका रूपी संरचना में, एक जालनुमा संरचना में कोशिकांग पाया जाता है, जिसे अपन अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। यानी उसकी उत्पत्ति केंद्रक झिल्ली से होती है, यानी यहाँ से उत्पत्ति हुई और फिर इस प्रकार से जालिका रूपी संरचना बनाते हुए ये कहाँ तक फैली रहती है, केंद्र कोशिका झिल्ली तक इस प्रकार से फैली रहती है। ये वाली जो संरचना है इसको अपन बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। यानी स्थिति कहाँ पर हो गई है, कहाँ पर पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली से उत्पन्न होती है और कोशिका झिल्ली तक फैली रहती है। इस प्रकार से ये जालनुमा संरचना पाई जाती है, इसे अपन बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं कि अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की, ये अपन स्थिति देख ली। उसके बाद में संरचना की बात करते हैं। तो संरचना के अंदर अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है वो 3 रूपों में पाई जाती है। संरचना में इसके 3 रूप होते हैं, यानी 3 प्रकार से ये पाई जाती है। नंबर 1 इसका रूप जो है वो है सिस्टर्नी। किस रूप में पाई जाती है, सिस्टर्नी। नंबर 2 जो है संरचना में वो है थैलिया या गोलिकाएं भी बोल सकते हैं। और तीसरा जो रूप है इसका वो है नलिकाएं। यानी तीनों प्रकार की संरचनाएं बना करके अंतःप्रद्रवी जालिका कोशिका में पाई जाती है। अब सिस्टर्नी किस प्रकार से संरचना होती है, सिस्टर्नी जो संरचना होती है वो इस प्रकार से नलिका रूपी संरचना होती है, मगर सभी नलिकाएं आपस के अंदर जुड़ी हुई नहीं रहती है। इस प्रकार से संरचनाएं पाई जाती है। थैलियों के रूप में जब अंतःप्रद्रवी जालिका पाई जाती है तो इस प्रकार से गोल गोल पुट्टिकाओं जैसी संरचनाओं में पाई जाती है। ये थैलियों वाली संरचना में हो गई है। और नलिकाएं जब होती है तो नलिकाएं यानी बहुत सारी सिस्टर्नी आपस के अंदर इंटरकनेक्टेड हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है। यानी इस प्रकार से बनी, जो यहाँ पर बनाई नहीं है नलिका रूपी संरचना है अंतःप्रद्रवी जालिका। यानी इस प्रकार से नलिकाएं जो है आपस के अंदर जुड़ करके जालनुमा संरचना में बनी रहती है। ये नलिकाएं हो गई है। तो 3 प्रकार की संरचनाओं के अंदर अंतःप्रद्रवी जालिका पाई जाती है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं प्रकार की। अंतःप्रद्रवी जालिका के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो देखो बच्चों, अंतःप्रद्रवी जालिका की सतह पर राइबोसोम्स के कण पाए भी जाते हैं और नहीं भी पाए जाते हैं। तो अंतःप्रद्रवी जालिका की सतह पर राइबोसोम की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर अंतःप्रद्रवी जालिका के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। एक तो होती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। अब चिकनी को बोलते हैं अपन स्मूथ। अंतःप्रद्रवी जालिका ER हो जाती है, स्मूथ से S ले लिया, ER अपना है ही, तो शॉर्ट में इसको बोलेंगे अपन SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरी होती है वो होती है खुरदरी या अपन इसको कणिकामय भी बोल सकते हैं। इसका मतलब बताऊंगा आपको मैं कणिकामय क्यों कहते हैं। खुरदरी या कणिकामय अंतःप्रद्रवी जालिका। अब खुरदरी को बोलते हैं अपन रफ से ले लिया R और ER है, तो इसको बोल देंगे अपन RER, शॉर्ट में SER और RER। 2 प्रकार हो गए हैं। अब मैंने आपको बताया राइबोसोम की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार है। तो किसमें राइबोसोम उपस्थित है, किसमें राइबोसोम अनुपस्थित है। देखो, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका वो जालिका होती है जिसकी सतह पर राइबोसोम्स के कण अनुपस्थित होते हैं, यानी नहीं पाए जाते हैं।
देखो जैसे मैंने ये बनाए अभी तक, ये संरचना बनाई, इनमें कहीं पर भी इनकी सतह के ऊपर कण नहीं बनाए हैं, तो इनकी सतह हो गई चिकनी, यानी ये जो सतह है ना सभी के अंदर, ये चिकनी सतह हो गई है चारों तरफ से, तो ये कहलाती है चिकनी अंतःप्रदिवीय जालिका, जिसकी सतह पर, जिसकी झिल्ली, अंतःप्रदिवीय जालिका भी तो झिल्ली युक्त कोशिकांग है, झिल्ली है ना ये चारों तरफ, तो इसकी झिल्ली की जो सतह है उस सतह पर राइबोसोम्स के कण नहीं पाए जाते हैं, वो चिकनी अंतःप्रदिवीय जालिका होती है। और जिसकी सतह पर राइबोसोम्स के कण विद्यमान होते हैं यानी पाए जाते हैं, उसकी सतह खुरदरी हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं खुरदरी या कणिकामय, क्योंकि राइबोसोम कण की मानती है इसलिए इसे बोलते हैं कणिकामय या खुरदरी या RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे मैं यहाँ पर बना दूँ कि ये जो है इसकी सतह के ऊपर इस प्रकार से दानेदार संरचनाओं में राइबोसोम्स के कण, यहाँ पर मैंने उपस्थिति दिखा दी इनकी, ये राइबोसोम्स के कण हो गए हैं, तो ये अंतःप्रदिवीय जालिका खुरदरी अंतःप्रदिवीय जालिका हो गई है। इसके अंदर भी जैसे मैं इस प्रकार से राइबोसोम्स के कण यहाँ पर कर दूँ इसकी सतह के ऊपर, तो ये खुरदरी अंतःप्रदिवीय जालिका हो गई है। ठीक है, तो खुरदरी और चिकनी अंतःप्रदिवीय जालिका दो प्रकार हो गए, दोनों में मेरे ख्याल से मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये हो गए दो इसके प्रकार। अब उसके बाद में करते हैं इसके क्या कार्य होते हैं, अंतःप्रदिवीय जालिका जो होती है इस कोशिकांग के क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहला अपन कार्य करते हैं कि अंतःप्रदिवीय जालिका देखो एक कंकाल की भांति कार्य नहीं कर रही है क्या, कोशिका के अंदर केंद्रक झिल्ली से स्टार्ट हुई और कोशिका झिल्ली तक एक कंकाल रूपी संरचना बना रही है, इसलिए पहला कार्य इसका यही हो जाएगा कि ये जो होती है ये कोशिका का अंतः कंकाल बनाती है, कोशिका का अंतः कंकाल बनाती है। ठीक है, दूसरा इसका कार्य देखो, जो चिकनी अंतःप्रदिवीय जालिका होती है जिसमें राइबोसोम्स के कण नहीं पाए जाते हैं, वो वसा उपापचय का कार्य करती है। वसा उपापचय मतलब लिपिड्स या वसा का संश्लेषण करने का कार्य करती है। तो अंतःप्रदिवीय जालिका तो हो ही ना, चाहे चिकनी हो, तो दूसरा कार्य हो जाएगा इसका वसा उपापचय। उपापचय का मतलब संश्लेषण से संबंधित है, वसा उपापचय का कार्य करती है। अब राइबोसोम का मुख्य फंक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था, राइबोसोम्स का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। तो ऐसी अंतःप्रदिवीय जालिका जिनकी सतह पर राइबोसोम्स के कण पाए जाते हैं तो वो प्रोटीन निर्माण में भाग लेती है, इसलिए प्रोटीन संश्लेषण के अंदर भी काम में आएगी। यानी वसा उपापचय के अंदर तो मुख्य रूप से SER चिकनी अंतःप्रदिवीय जालिका। और अगर बात करें अपन प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य जो है वो किससे संबंधित हो गया, राइबोसोम से। राइबोसोम किस में पाए जाते हैं, RER पर, तो ये इसमें आ जाएगा RER, ये तीसरा कार्य हो गया है। ठीक है, चौथा ग्लाइकोजन निर्माण में, ग्लाइकोजन जो होता है उस ग्लाइकोजन का निर्माण करने में भी सहायक होती है अंतःप्रदिवीय जालिका। और एक और कार्य कर सकते हैं कि अंतःप्रदिवीय जालिका जिसको अपन ER कहते हैं प्लस गोल्जिकाय, जो अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं है, गोल्जिकाय भी अपन पढ़ेंगे आगे, एक कोशिकांग है। गोल्जिकाय और अंतःप्रदिवीय जालिका दोनों मिलकर के लाइसोसोम्स का निर्माण भी करते हैं, इसलिए शॉर्ट में ये ट्रिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार चलती है। जैसे गर्ल की स्पेलिंग GIRL करते हो, यहाँ पर एक बार अपन GERL कर दें तो ये हो जाएगा G यानी गोल्जिकाय, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों के बीच में प्लस लगाया बराबर L यानी लाइसोसोम्स। ये अपन आगे तीनों कोशिकांग पढ़ लेंगे, तब आपको बताऊंगा मैं कि कैसे इसका निर्माण किया है। तो ये हो गए अपने अंतःप्रदिवीय जालिका के 5 कार्य। इस प्रकार से अपन ने अंतःप्रदिवीय जालिका वाला टॉपिक पूरा किया है। देखो आपको मैंने पहले बताया था कि बाकी सभी कोशिकांग थोड़े छोटे छोटे हैं, तो अपन इजीली उनको एक एक वीडियो में 2-2 कोशिकांग भी कर सकते हैं। बाकी 2 कोशिकांग जो सबसे पहले पढ़े थे अपने माइटोकॉन्ड्रिया, हरित, थोड़े बड़े थे, इसलिए अपन एक एक वीडियो के अंदर भी डाले थे, इंपॉर्टेंट ज़्यादा भी थे। तो ये अपने अंतःप्रदिवीय जालिका वाला कोशिकांग जो है वो पूरा होता है। अब देखो अंतःप्रदिवीय जालिका के साथ में अपने राइबोसोम्स का नाम आ गया है, तो अपन एक कोशिकांग और कर लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कोशिकांग हैं, 2 कोशिकांग तो कर ही सकते हैं। तो राइबोसोम वाला एक कोशिकांग जो है वो और कर लेते हैं। तो अगला कोशिकांग अपन लेते हैं राइबोसोम, राइबोसोम। ठीक है, सबसे पहली बात तो वही खोज किसने की थी, खोज किस की थी, एक वैज्ञानिक का नाम है पेलाडे। पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इनको पेलाडे पार्टिकल या पेलाडे कण भी कहा जाता है। कई बार कई किताबों में इसको थेलाडे लिख रखा है, मगर ये एक्चुअल नाम पेलाडे है। नोट्स के अंदर कोई मिस प्रिंटिंग होगी तो भी आप देख लेना, पेलाडे कण कहा जाता है, क्योंकि पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। दूसरी बात, इससे संबंधित 2 क्वेश्चन एग्जामों के अंदर कई बार पूछे जाते हैं, वो ये पूछे जाते हैं कि झिल्ली विहीन कोशिकांग कौन सा होता है कोशिका में। लगभग सभी कोशिकांगों में खुद की अपनी झिल्ली होती है, मगर राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जिसके अंदर झिल्ली नहीं पाई जाती। तो इसमें एक अच्छा क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि ये एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें झिल्ली नहीं है।
तो ये एक झिल्ली विहीन कोशिकांग है। ये अच्छा क्वेश्चन बन गया, एक अलग प्रकार की बात होगी, विशिष्ट बात होगी है। तो दूसरा, जितने भी कोशिकांग है उनमें सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो सबसे छोटा कोशिकांग भी राइबोसोम है। सबसे छोटा कोशिकांग, सबसे बड़ा कौन सा है? हरितलवक पादप कोशिकाओं में तो, और जंतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे छोटा कोशिकांग और झिल्ली विहीन कोशिकांग है, ये दो चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब उपस्थिति कहाँ पर पाया जाता है कोशिका के अंदर? इसकी उपस्थिति एक तो आपको बताई थी मैंने, ये जो अंतःपृथ्वी जालिका होती है, इस अंतःपृथ्वी जालिका की सतह के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से भी राइबोसोम्स के कण पाए जाते हैं, ये उपस्थिति हो गई है। अब उसके बाद में मुख्य रूप से प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं ये, ठीक है। इसमें 60% प्रोटीन होती है, 40% आरएनए पाया जाता है, ये इसकी रासायनिक संगठन होता है। उसके बाद में प्रकार की अपन बात करते हैं, तो प्रकार में देखो इनका अवसादन गुणांक के आधार पर, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अवसादन गुणांक, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, जो स्वेदबर्ग नामक इकाई जो एस लगाते हैं ना अपन 70S 80S, उसके बारे में बताया था। अवसादन गुणांक जब निकालते हैं राइबोसोम का, तो अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम्स जो होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से तो 2 ही प्रकार अपने चलते हैं, मगर एक तीसरा प्रकार यहाँ पर और मैं बता दूंगा आपको। 3 प्रकार के कौन कौन से हो गए? एक तो होता है 70S प्रकार का राइबोसोम, दूसरा होता है 80S प्रकार का राइबोसोम, और तीसरे प्रकार जो कभी कभी एग्जाम पूछ लिए जाते हैं, वैसे तो मेन 2 ही ध्यान में रखने, 60S व 77S, ये 2 प्रकार होते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 3 प्रकार हो गए, मेन फोकस 70 और 80S पे करना है। अब इस एस का क्या मतलब है? एस का मतलब होता है स्वेदबर्ग। स्वेदबर्ग एक वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने इसका अवसादन गुणांक निकाला था, इसलिए एस का मतलब इन्हें स्वेदबर्ग इकाई नाम दिया, अपने नाम के आधार पर स्वेदबर्ग इकाई कहा जाता है, इसका मतलब ये है। अब देखो सबसे पहले कहते हैं 70S प्रकार के राइबोसोम। 70S प्रकार के राइबोसोम्स जो होते हैं वो 2 उप इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं, यानी पूरा राइबोसोम के अंदर 2 छोटी व बड़ी 2 उप इकाइयाँ होती है। एक तो होती है बड़ी उप इकाई, एक होती है छोटी उप इकाई, ठीक है। अब छोटी उप इकाई और बड़ी उप इकाई कौन कौन सी होती है? तो ध्यान रखना आपको, 70S के अंदर जो बड़ी उप इकाई है वो होती है 50S, और छोटी उप इकाई जो होती है वो होती है 30S। आप सोच रहे हो कि 50 में 20 मिला दें, नहीं, छोटी 30S, बड़ी 50S, दोनों उप इकाइयाँ किसकी है? 70S राइबोसोम की। तो बड़ी वाली मैं यहाँ पर 50S लिख दूँ, छोटी वाली को 30S लिख दूँ। इस प्रकार से कौन सा राइबोसोम्स बना? 70S प्रकार का राइबोसोम बना है। दोनों इकाइयों को आपस के अंदर संयोजन करने के लिए, जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन जो होते हैं उनकी महत्व होता है। मैग्नीशियम आयन की एक निश्चित सांद्रता के अंदर दोनों अणु आपस के अंदर जुड़ते हैं, ठीक है। ये हो गए 70S प्रकार के राइबोसोम। दूसरा अपन बात करते हैं 80S प्रकार के राइबोसोम। 80S प्रकार के राइबोसोम्स के अंदर भी 2 उप इकाइयाँ होती है। बड़ी उप इकाई जो होती है वो 60S होती है, छोटी उप इकाई जो होती है वो 40S होती है। इसके अंदर भी संरचना इस प्रकार बनेगी कि 60S उप इकाई और छोटी उप इकाई 40S। अब देखो जोड़ने पर 100 हो रहे हैं, मगर बनेगा 80S प्रकार का राइबोसोम। वही यहाँ पर भी मैग्नीशियम आयन की एक निश्चित सांद्रता में जुड़ते हैं। मैग्नीशियम आयन की निश्चित सांद्रता जिसमें राइबोसोम की दोनों उप इकाइयाँ आपस में जुड़ करके एक राइबोसोम के पूर्ण अणु का निर्माण कर रही है, उस सांद्रता से अगर 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दें, उस सांद्रता को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दें, जैसे मैग्नीशियम आयन की सांद्रता मैं कर रहा हूँ 0.0001, इतनी सांद्रता है, तब तो ये बन जाएगा राइबोसोम का एक अणु, यानी 2 उप इकाइयाँ मिलेगी। अगर मैं इसको ये कर दूँ कि 0.01 मोलर सांद्रता, इतनी सांद्रता कर दूँ मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम की सांद्रता 10 गुना बढ़ा दी है, तब ये क्या कर देगा? 2 राइबोसोम के पूर्ण अणुओं को आपस में जोड़ देगा। कैसे? 70S + 70S, 2 जुड़ जाएंगे, डाइमर बन जाएगा, द्विअणुक बन जाएगा। अब आप सोचते हैं कि 70S आपस में जुड़ेंगे तो 140 हो जाएगा, 140 नहीं, वो बनेगा 100S। ये थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के आगे की बात बता रहा हूँ आपको, अपने सिलेबस के अंदर, किताब के अंदर नोट्स में नहीं है, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। 70S 2 जुड़ जाएंगे, यानी द्विअणु बनेगा, डाइमर बनेगा, तब मैग्नीशियम आयन की सांद्रता को 10 गुना बढ़ा दिया है और बन जाएगा 100S। इसी प्रकार से अगर 80S और 80S 2 अणु आपस में जुड़ेंगे तो बनेगा 120S। ये भी मैग्नीशियम आयन की 10 गुना सांद्रता बढ़ाने पर होता है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा प्रकार जो है वो है, हालांकि इसको ज़्यादा नहीं करना, 60S + 77S, ठीक है। राइबोसोम से 60S 77S कहाँ पर पाए जाते हैं? देखो मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है, हरितलवक माइटोकॉन्ड्रिया, जिनके अंदर भी राइबोसोम्स के कण खुद के अलग से पाए जाते हैं। वैसे राइबोसोम की स्थिति कहाँ पर होती है? मैंने आपको बताया कोशिका द्रव्य के अंदर और अंतःपृथ्वी जालिका की सतह के ऊपर पाए जाते हैं। अब 70S प्रकार के राइबोसोम्स कहाँ पर पाए जाते हैं? 70S प्रकार के राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनके कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, जबकि 80S प्रकार के राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अब यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर
कोशिका द्रव्य में तो मुक्त रूप से तो 80 प्रकार के राइबोसोम है, मगर इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी तो है। माइटोकॉन्ड्रिया जो अलग से कोशिकांग है, उनके अंदर जो राइबोसोम्स जो होते हैं वो कौन से प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखना है। जो कवकों की कोशिकाएं होती है, कवक कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में तो 60 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, और जंतु कोशिकाएं जो होती हैं, उन जंतु कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में 77 प्रकार के राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। ये तीसरा प्रकार अपना राइबोसोम्स का हो जाएगा। ठीक है, कार्य की बात करते हैं तो राइबोसोम का मुख्य रूप से एक ही कार्य का ध्यान रखना आपको, प्रोटीन संश्लेषण है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है, इसलिए इसको कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम्स को कहते हैं। इस प्रकार से अपना राइबोसोम वाला कोशिकांग भी पूरा होता है। अगले वीडियो में एक नए कोशिकांग के साथ में फिर मिलते हैं। थैंक यू।